लेकर 350 सीटें टच करेंगे विधानसभा में, ये उनका दावा है। आगे बढ़ते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए लंबे अरसे से बसपा के एक्टिव मूड में आने का इंतजार हो रहा था। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बसपा ने इस रणनीति पर पहले अपने कदम आगे बढ़ाए और अब मायावती भी खुलकर विरोधियों पर हमले बोल रही हैं। पिछले काफी वक्त से मायावती पर यह आरोप लग रहे थे कि वो भाजपा पर उतने तीखे हमले नहीं बोल रही हैं जैसा पहले बोला करती थी, लेकिन यूपी भाजपा के ट्वीट बसपा सुप्रीमा को इस कदर चुभ गए कि उन्होंने इसके खिलाफ न केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली बल्कि भाजपा को सीधी चुनौती भी डाली। इसके पीछे क्या है मायावती की रणनीति, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए जिससे साफ हो जाएगा कि कैसे मायावती 2022 की जंग को लेकर अभी से भाजपा को ललकार रही है। भाजपा का मायावती अखिलेश पर ट्वीट अटैक। मायावती को चुभ गया भाजपा का ट्वीट। भाजपा के ट्विटर पोस्टर में बीएसपी पर बाढ़ ग्रस्त लोगों की मदद करने की बजाय जातिवादी सम्मेलन करने में व्यस्त होने का लगाया गया। इनका यह आरोप कितना उचित है, जनता ये सब जानती है। सियासत में हमलों की बाढ़। किस्म किस्म के हथकंडों के तहत अब ये पार्टी बाढ़ की आड़ में भी घिनौनी राजनीति कर रही है। मायावती ने की आरोपों की बौछार। केवल हवाई दौरा करने से बाढ़ पीड़ितों की समस्या हल होने वाली नहीं है, बल्कि इनको समय से इन्हें सरकारी राहत सामग्री भी पहुंचानी चाहिए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पर तंज। कोरोना के दौरान बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में सरकार कितना कोरोना कर्तव्य व नियमों आदि को निभा पाएगी, अब ये देखने की बात है। और हमारे साथ इस वक्त सुधींद्र भदौरिया साहब मौजूद हैं, बसपा के वरिष्ठ नेता हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। भदौरिया साहब, क्या कहना आपका? भारतीय जनता पार्टी ने जो बीएसपी पर आरोप लगाए कि बाढ़ ग्रस्त इलाकों में मदद ना करके जातिगत सम्मेलन कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है, पहले तो आप इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि इन सम्मेलनों के जरिए क्या बसपा सर्व समाज में अपनी एक्सेप्टेबिलिटी को दोबारा स्थापित कर पाएगी? आपका प्रश्न जो मैं समझ में मुझे आया है, क्योंकि आवाज़ कुछ स्पष्ट नहीं आ रही है, ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपना जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। बहन मायावती जी ने उन पर हमला किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक बहन मायावती जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा से स्पष्ट ढंग से राजनीति करते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का बहन मायावती जी ने पहली बार विरोध नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ पहली बार धोखा भी नहीं दिया है। ये हमेशा धोखा देने वाले लोग हैं। इन्होंने चुनाव के दौरान 2014 में बड़े बड़े वायदे किए कि हम काले धन को समाप्त कर देंगे। आज तक काला धन नहीं समाप्त हुआ। नोटबंदी को लाए, फिर भी काला धन समाप्त नहीं हुआ। आज तक इन्होंने उस लिस्ट को भी नहीं दिखाया देश को जिनका विदेशों में पैसा जमा है। ये कहते थे वो हम सारा पैसा लाके पूरे देश का विकास कर देंगे। नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा था कि हम सब नागरिकों को, नौजवानों को विशेषकर 2 करोड़ रोजगार देंगे हर वर्ष। अब 7 वर्ष हो गए, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में योगी जी भी मुख्यमंत्री हैं, वहां पे भी कई करोड़ लोगों को बेरोजगारी जो से सफर कर रहे हैं रोजगार मिलना चाहिए। तो ये जन आशीर्वाद किस चीज का मांग रहे हैं?
जन आशीर्वाद इस बात के लिए कि किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, जन आशीर्वाद इस बात के लिए कि क्या लाशें जो बहती रही गंगा नदी में, यमुना में, चंबल में, गोमती में कोविड के दौरान, उसके लिए मांग रहे हैं? क्या जन आशीर्वाद इस बात के लिए मांग रहे हैं कि उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दे पाया जनता को? इतनी महंगाई ऊपर बढ़ गई, 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल और डीजल हो चुका है, उसकी वजह से सारी कीमतें बढ़ गई हैं, किसान अलग परेशान है। जहां तक महिलाओं और बच्चियों का सवाल है, उनके आए दिन बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, शिक्षा कुछ है नहीं, स्वास्थ्य कुछ है नहीं, चारों तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल रही है, फ्लॉप सरकार जन आशीर्वाद मांग रही है। किस बात का जन आशीर्वाद चाहिए उनको? जनता इनके बारे में सचेत हो गई है जी, उनको मालूम है। और बहन मायावती जी ने तो देखिए, एक इतना बड़ा व्यक्तित्व, वो कभी सत्ता की परवाह नहीं करती, संसद से इस्तीफा दे दिया, आम जनता विशेषकर दलितों के सवाल पर इस्तीफा दिया। उन्होंने किसी वर्ग पर अन्याय होता है तो पीछे नहीं हटती हैं। अभी हम लोगों का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन चल रहा है, आज हमारे कई प्रवक्ता घोषित गए, उसमें अल्पसंख्यक हैं, उसमें उन लोगों में से हैं जो दबे पिसे वर्ग के लोग हैं। तो बहन मायावती जी हमेशा से उन तबकों के साथ खड़ी हैं जिनका शोषण हो रहा है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके साथ खड़ी हैं। जी बिल्कुल। भदौरिया साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे और बसपा का बड़ा हमला देखिए क्या है, इस पर जल्दी से नजर डालते हैं। सीधे भाजपा को निशाना बनाने पर जोर, प्रबुद्ध सम्मेलन से भाजपा के बौखला जाने का दावा, बाढ़ के इलाकों में हवाई दौरे पर सवाल, जन आशीर्वाद यात्रा की नियत पर सवाल, जो भी भदौरिया साहब ने भी उठाए। आशीर्वाद यात्रा की जगह बाढ़ पीड़ित मदद यात्रा की नसीहत दी गई है। कृषि कानून के मुद्दे पर खुलकर रुख साफ किया, विधानसभा सत्र में सख्त तेवर दिखाने का ऐलान, 2022 चुनाव में बसपा वर्सेस भाजपा बनाने की रणनीति। भदौरिया साहब, बड़े संक्षेप में एक आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी ने कहा है कि मायावती जी सत्ता भोगी हैं, ट्वीट करके बात कही है भारतीय जनता पार्टी ने, इस पर आपकी प्रतिक्रिया संक्षेप में। देखिए, सत्ता भोगी होती तो मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि सत्ता भोगी होती, क्या मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देती? वो जाकर गवर्नर को इस्तीफा देती उस समय 2003-4 के अंदर? उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। अगर वो सत्ता लोलुप होती तो क्या इस संसद से रोहित वेमुला के सवाल पर, ऊना के दलितों पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर, यहाँ पर शबीरपुर में, सहारनपुर में जो अत्याचार हुआ उस सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया संसद से? वो परम पूज्य बाबा साहब के विचारों को मानने वाली हैं। जिस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू की सरकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री रहते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया, उसी प्रकार बहन मायावती जी ने भी संसद से भी इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। जी भदौरिया साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए। तो भदौरिया साहब ने, सुधींद्र भदौरिया साहब ने सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोपों पर तीखा हमला किया है। चुभने वाली बातें उन्होंने भी पूछी, चुभने वाले सवाल पूछे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्या है अखिलेश यादव का महान दांव इस चुनाव से पहले, इस ब्रेक के बाद।